हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक आयन स्टार्ट किया था, ओके, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था साइक्लोपेंटाडाइईन के बारे में, राइट। नेक्स्ट जो है अभी हम पढ़ेंगे साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन के बारे में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। सेकेंड है हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल। अब देखो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके। ये वही ट्रोपोलियम आयन है, राइट। ये क्या है, हमारा ट्रोपोलियम आयन है, और इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्या होता है यहाँ पे यहाँ से एक H माइनस निकल जाता है, और उस वजह से इस वाले कार्बन पर क्या आ जाता है, एक प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस चार्ज यहाँ पे। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस एग्जाम्पल, तो अभी ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, ओके। और मैंने बताया था आपको लास्ट क्लासेस में कि इसमें रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे जो है इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रोपोलियम आयन कहलाता है, और या फिर इसे साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन या फिर ट्रोपोलियम आयन, ओके। तो ये था हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। नेक्स्ट है एक और तरह का आयन, एरोमेटिक आयन। हम क्या पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक आयन पढ़ रहे हैं, ओके। तो जो भी आयन्स होते हैं वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट। तो थर्ड जो है यहाँ पे साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डाइएनाइन हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहले साइक्लोऑक्टाटेट्राइन लेंगे। ये भी एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हमने बताया था कि यहाँ पे इसमें 4n इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 4n इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो ये क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों, क्योंकि एंटी में भी डीलोकलाइजेशन नेसेसरी है, बट यहाँ पे इस वाले में डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड है कुछ टब शेप में होता है, इस तरीके से, ठीक है। और टब शेप में होने की वजह से इसमें किसी तरह का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक कहलाता है। पर वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या करता है, फिर रिएक्ट करता है पोटेशियम के साथ, ठीक है। एक अल्कली मेटल है, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है। ये हमारा THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि एक सॉल्वेंट है, और रिएक्ट करके ये क्या करता है, यहाँ से इसके S में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है इसे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को। तो क्योंकि यहाँ पे 2 पोटेशियम है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दे देगा इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। और साथ में कौन जुड़ जाएगा, इसने तो दे दिया, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और पहले कितने थे, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो 4n + 2 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और इलेक्ट्रॉन इसके पास आते ही ये क्या करता है, ये इसकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से नहीं रहती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लेनरिटी आ जाती है, जिस वजह से ये क्या होगा, ये होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड,
जिस एरोमेटिक का ये एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन इजीली फिर हो पाता है। तो इस वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? साइक्लो ऑक्टा टेट्रा एनाइल डाई एनायन। ठीक है, डाई एनायन, 2 माइनस चार्ज है तो डाई एनायन, राइट। तो ये थे आपके एरोमेटिक एनायंस जो कि एरोमेटिसिटी शो करते हैं। 3 तरह के हमने एनायंस देखे, एक तो 8 कार्बन युक्त, एक 7 कार्बन युक्त, एक 5 कार्बन युक्त जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन की कुछ रिएक्शंस, स्पेसिफिक रिएक्शंस। ओके, तो हमने जैसे कि बेंजीन जब स्टार्ट किया था तब हमने विशेषताएं भी पढ़ी थी और साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स की विशेषताएं भी हमने पढ़ी थी। उसमें हमने क्या देखा था कि जो बेंजीन्स होती है वो क्या करती है, वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अब जैसा कि हमें पता है कि बेंजीन या फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। जिस वजह से इनका गुण क्या हो जाता है? इनका गुण हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है बेंजीन का। क्योंकि इसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कर सकते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है इन पर अटैक कर सकता है। तो इस वजह से ये क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो याद रखना कि इनका नेचर कैसा होता है, बेंजीन वगैरह का, इनका नेचर होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, राइट। क्लियर? चलो, तो ये तो हो गई सामान्य सी बात कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेचर कैसा होता है और वो रिएक्शन कैसे देते हैं। नेचर होता है न्यूक्लियोफिलिक इनका और रिएक्शन देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन बेसिकली नहीं देते और या फिर देते हैं और इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बनता है। क्लियर है इतना, राइट। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम मेन जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म है वो स्टार्ट करेंगे। जनरल मैकेनिज्म कि ये जो बेंजीन होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब देती है तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो जनरल मैकेनिज्म देखेंगे हम, किसी स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट को लेके नहीं देखेंगे, जनरल सा मैकेनिज्म देखेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स में आप इस तरह की रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है, राइट। या फिर आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं सामान्य क्रियाविधि, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी जनरल मैकेनिज्म है ये कितने में होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, राइट। ओके, एक मिनट। चलो ये रहा हमारा बेंजीन। फर्स्ट स्टेप में बेंजीन के जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इसकी रिएक्शन हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो स्लो स्टेप होता है, ठीक है।
और मैंने बताया हुआ है आपको, जो भी स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसी स्टेप पर जो है आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन की रेट निर्भर करती है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैच जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आके कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ माइनस चार्ज आएगा और ये प्लस में है तो ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हो गया ई। यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन था ही, ठीक है, हर बेंजीन पे बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है ही। ओके, और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आपके आ गया प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। तो ये रहा प्लस चार्ज। ओके, अब हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर है और इसमें हमें क्या दिखाना है? रेजोनेंस दिखाना है। तो ये होगा इसका रेजोनेंस। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ पे एज इट इज अगेन रेजोनेंस होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे और ये H, राइट। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे आया ही नहीं है ना? प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे तो आया ही नहीं है। तो आप जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे इसका, तो भी वो आप किस तरह से बनाएंगे? वो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो, आपको सिर्फ यहाँ इन 5 कार्बन्स के बीच में ही प्लस चार्ज को रिप्रेजेंट करना है, आप पूरा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इन 5 कार्बन के बीच में ही है, यहाँ तो है ही नहीं। क्लियर है इतना? ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट है, ये क्या है? हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को हम वेलेंट इंटरमीडिएट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलेंट इंटरमीडिएट। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है। तो सेकेंड स्टेप में बेसिकली जो है वहां से प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। ओके, वेलेंट इंटरमीडिएट के साथ साथ इसे एरेनियम आयन भी कहते हैं, एरेनियम आयन। क्लियर? ओके, सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। कौन सा वाला प्रोटॉन? ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन त्याग के निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला प्लस चार्ज लास्ट वाला था ना, ठीक है। तो क्या होता है? यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है इस बॉन्ड को और यहाँ से निकल जाता है बेसिकली। तो हमने रिप्रेजेंट इस तरह से किया था, हमारा इंटरमीडिएट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको वापस से। ओके, ये हमारा, और यहाँ पे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन त्याग के निकल जाता है और ये स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होता है। ओके, तो क्योंकि ये फास्ट स्टेप होता है इसलिए रेट इस स्टेप पे डिपेंड ही नहीं करती। रेट हमारी इस स्टेप पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। यह है हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है इतना? फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गई हमारी बेसिक सी रिएक्शन। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट अगर ना बना हो और जो प्लस चार्ज आया था कहाँ कहाँ आया था? देखो, बेसिकली फर्स्ट जो हमारे पास आया था प्लस चार्ज वो यहाँ पे आया था। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये पूरी रिएक्शन हम कंप्लीट नहीं करवाते हैं इस तरीके से, तो जो फर्स्ट प्लस चार्ज आया है उस पर हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक करवा दे, यानी कि यहाँ तो ये खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारी दो ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यही तरीका है। ओके,
पर अगर आपको एडिशन रिएक्शन शो करना हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक होने की वजह से ये बन जाता है, साथ में यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज। पर आपको क्या करवाना है, अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, यानी कि आपको करवानी है एडिशन रिएक्शन। ओके, तो फिर उस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके का बनता है, देखो EH और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ओके, और H होता ही है, H तो बेंजीन पे एक एक, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। और ये क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। ओके, जो कि क्या है, एरोमेटिक है, इसलिए ये स्टेबल भी है, एरोमेटिक है इसलिए ये स्टेबल भी है, ठीक है। और ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है जो कि नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट है, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है जो कि नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट है। और इस वजह से ये क्या है, ये इतना स्टेबल भी नहीं है। साथ ही इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपको कहीं पे भी लिखा हुआ आए कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कुछ इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, उनमें डबल बॉन्ड भी होता है पर सिंगल बॉन्ड भी होता है, बेसिकली वो एरोमेटिक नहीं होते, साइक्लिक भी होते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी होते हैं, पर वो क्या होते हैं, एरोमेटिक नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये वाला एरोमेटिक में तो क्या होता है, हर कार्बन जो है वो sp2 संकरित होता है, यहाँ पे देखो ये क्या है, sp3 संकरित है, यहाँ पे ये क्या है, ये भी sp3 संकरित है। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, राइट। अब जो हमने पढ़ा है दोनों, कौन कौन से पढ़े हमने, ये दोनों, एक तो है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और एक है एडिशन प्रोडक्ट, राइट। इनका हमें जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से अगर हमें इन्हें एक्सप्लेन करना हो तो हम किस तरह से करते हैं, तो हम देखते हैं इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखो हम किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, सही से हो जा, ओके, कोई बात नहीं, ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ वापस से लिख देती हूँ मैं, फाइन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, राइट। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि जो आपका रिएक्टेंट था वो क्या था, बेसिकली बेंजीन, जो कि नीचे की तरफ होगा, रिएक्टेंट तो स्टेबल ही होता है ना, ठीक है, पर ये इतना भी स्टेबल नहीं होता है, प्रोडक्ट से स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट से स्टेबल हुआ तो फिर रिएक्शन होगी ही नहीं, करवाने की जरूरत क्या है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आपकी रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैरियर, फिर यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बना, अगेन इसने बैरियर क्रॉस किया, ठीक है, और फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आप सही से बनाना इसको। और ये मैंने कहा ये क्या था, ये था बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ओके, यहाँ ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करके यहाँ पे ये वेलेन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेता है, ये इस तरीके से, ये आपका वेलेन इंटरमीडिएट बना देता है, ठीक है, इंटरमीडिएट बना देता है।
उसके बाद जो है वापस से ये वेलेन इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वापस से एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है और फाइनली जो है आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। बट अगर एडिशन हुआ है तो ये जो बैरियर है ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर एडिशन की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ये वाला बैरियर ना होकर के बैरियर क्या हो जाता है, थोड़ा और बढ़ जाता है और बढ़ के वापस से ये जो है एडिशन वाला प्रोडक्ट बनेगा जो कि इतना ऊपर की तरफ इसका एनर्जी होगी, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी होगी एडिशन वाले प्रोडक्ट की, जो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमने देखा था बना था ये, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल, इसकी एनर्जी हाई होती है और कितनी हाई होती है देखो, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो कुछ इस तरह इतना होता है कि ये 30 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ये क्या है, आपकी एनर्जी का एक्सिस है, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है आपका रिएक्टेंट लिया जिसकी एनर्जी जो है ये है, उसके बाद इस रिएक्टेंट ने, इन दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करके इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया और क्रॉस करके इसने एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया, वेलेंट इंटरमीडिएट, जिसकी एनर्जी इतनी थी, ओके। उसके बाद इस इंटरमीडिएट ने वापस से एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया और फाइनली जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया इस एनर्जी पर, राइट, जिसकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट से भी कम है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने बहुत बार पढ़ा है कि जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड बना, बट ये तो सब्स्टिट्यूशन का कंपाउंड जो है वो स्टेबल बना है, ये तो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। बट अगर एडिशन का प्रोडक्ट बनेगा, जैसा कि हमने देखा है कि बेंजीन के केस में एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, फिर भी हम जबरदस्ती करवाए तो ये देखो कि इसका एनर्जी बैरियर बहुत हाई होता है। नहीं होने का कारण भी यही है कि एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है, इसका एनर्जी बैरियर बहुत हाई होता है। उसके बाद अगर एनर्जी बैरियर को इसने जैसे तैसे टेम्परेचर बढ़ा क्रॉस कर भी लिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये एडिशन प्रोडक्ट आपका, ठीक है। इस प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी ही इतनी होती है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है वो सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए हम जो है यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बेसिकली नहीं पढ़ते हैं भाई। ये हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और इस एडिशन प्रोडक्ट और इस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 30 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये था जनरल मैकेनिज्म जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में, ओके। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के बारे में कि उसका सेपरेशन किस तरह से किया जा सकता है। बेसिकली देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स की एनर्जी भी इतनी होती है कि इसको सेपरेट किया जा सकता है, और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो एडिशन प्रोडक्ट होता है उसकी एनर्जी इंटरमीडिएट से भी हाई होती है, इसलिए ये बेसिकली नहीं बन पाता है इतना इजीली, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कि सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट किस तरह से होता है, साथ ही आइसोटोपिक इफेक्ट्स भी देखेंगे। फिलहाल तो हमने नॉर्मल जनरल सा पढ़ा है बेंजीन लेके, नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसके और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।